नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देखिए पाठ पहला है संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संसदीय शासन प्रणाली का परिचय प्राप्त करेंगे। आइए मैं वाचन करके इसको समझा रहा हूं आपको कि भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे कि इस पाठ में हमें भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करने वाले हैं। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, ये प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में सब मिलने वाला है कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इसका अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। तो आइए हम देखते हैं कि उपर्युक्त उल्लेखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। ये संबंध किस स्वरूप के हैं, इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। इसके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य दो प्रकार दिखाई देते हैं। पहला है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। आज भी वहां के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। पार्लियामेंट भी वहां की उत्क्रांति संस्था है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात जो इंग्लैंड की शासन प्रणाली है पार्लियामेंट्री, वही शासन प्रणाली जो है भारत में भी स्वीकार की गई है। अर्थात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में व्यापक रूप से समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली क्या है, भिन्न है। आगे देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली आखिर है क्या। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। दूसरा मुद्दा देखिए, संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। तो इसकी सबको अभी जानकारी है कि संसद के लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जो चुनाव अभी 2024 में अप्रैल और मई महीने में संपन्न हुए हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, इसी को लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसी को कहते हैं। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। तो आपको पता है कि भारत के लोकसभा के सदस्यों की संख्या इस समय 543 सदस्य हैं लोकसभा में। तो निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, और इसकी भी जानकारी है आपको कि प्रति 5 वर्षों के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। तो निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल को बहुमत दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। तो जिसको आधे से अधिक सीट मिलती है, वही दल जो है सरकार बनाता है। तो कई बार, और आप जान रहे हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, और 9 जून को नए प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आगे हम देखते हैं कि कई बार किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई दल मिलकर के सरकार का गठन उन्होंने किया है, इसे ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, वह दल सरकार बना सकता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है। पहला, कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है। दूसरा, वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। कल 9 जून को आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री और उनके अन्य 71 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल में शपथ लिया। तो इस तरह से वे विधानमंडल के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपनी सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। तो हमारे भारत देश की जो है संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है। इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है, यह हम उदाहरण अगले पार्ट में देखेंगे। और अगला मुद्दा देखते हैं कि
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल जो है वो विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है। अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का प्रभावी साधन है। अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं। लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों की सदन है कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करती है। अतः संसद का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण है। ब्रिटिशों के शासनकाल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई थी। ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था। संसदीय शासन प्रणाली भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था। संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा हुई थी। संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए। संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है। इस चर्चा में विरोधी दल के सदस्य भी सहभागी होते हैं। सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययनपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं। इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है। शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अब हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं कि शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है। यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। विधानमंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु उनके कार्यों में एक सूत्रता रहेगी। इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकरण किया है। इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएं हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं।
विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जा सकता है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त कुछ शासन प्रणालियां फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में है। विभिन्न देश अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंबन करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगले पार्ट में हम भारतीय संसद की रचना कैसे हुई है, कार्य प्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का परिचय प्राप्त करिए और किस तरह से आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव हुए और उन चुनावों के माध्यम से ही किस तरह से जो दल विजयी हुआ उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो धन्यवाद सभी को।